जमाने के शिव मंदिर और एक मस्जिद भी गंगा की बढ़ती धार में विलीन होने के कगार पर पहुंच गया है। ये तो बहुत ऐसी कभी बाढ़ ही नहीं आई, जीवन में पहली बार बाढ़ देख रहा हूँ। इतना नुकसान हुआ है कि राजा भोज का बहुत पुराना, दसियों हजार पुराना मतलब ये किला है, और किला जाने की मतलब डूबने की संभावना है। मतलब पानी स्तर बढ़ ही रहा है और यहाँ कोई प्रशासन मतलब देख रेख नहीं कर रहा है किसी चीज की। भोजपुर में राजा भोज के महल के अवशेष पर खतरा मंडराने लगा है। मुरादाबाद में अपनी साली को एक कलयुगी जीजा अपनी हवस का शिकार नहीं बना पाया तो उसे जान से मारने की कोशिश की। ये घटना है मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके की, जहां एक जीजा ने अपनी साली को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। दरअसल जीजा ने नाबालिग साली से उस समय मुंह काला करने की कोशिश की जिस समय वह घर में अकेली थी। जीजा ने अपने आप को अपने मकसद में कामयाब होता न देख अपनी साली पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां यह नाबालिग लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसका बहनों ही आया था, तो बच्ची अकेली थी, घर में कोई था नहीं। उन्होंने कुंडी खुलवाई, कुंडी खोल दी इन्होंने बच्चों ने। अब पता नहीं क्या हुआ, क्या करने इसके गर्दन को काट दिया, लड़के की और हाथ को। इस घटना के बाद से आरोपी जीजा फरार है, लेकिन पुलिस अब भी इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर एक नवजात लड़की होने के चलते सड़क पर मरने के लिए फेंक दी गई। मामला इटावा का है, जहां रेलवे फ्रेंड्स कॉलोनी में एक नवजात बच्ची सड़क पर पड़ी मिली। रास्ता चलते हुए जब लोगों ने इस बच्ची को देखा तो पाया कि बच्ची जीवित है। इसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि ये काम किसी मानवहीन व्यक्ति ने ही किया है। पुलिस ने इस अभागी बच्ची को छोड़ने वाले माता पिता की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिरकार कब तक यूं ही मासूम बच्चियों को सड़क पर मरने के लिए फेंका जाएगा। कासगंज के टीकमपुरा गांव में अराजक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखी गई और उन्होंने कासगंज बरेली रोड जाम कर दी। लोगों को इसकी जानकारी गुरुवार सुबह लगी, जब उन्होंने देखा कि बाबा अंबेडकर की मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद बीएसपी के पूर्व विधायक हसरत उल्लाह खां शेरवानी और कासगंज के एसडीएम हरिशंकर मौके पर पहुंचे। बाद में एसडीएम ने मूर्ति को सही कराने और दोषियों को पकड़ने का आश्वासन लोगों को दिया, लेकिन एसडीएम के आश्वासन के बाद भी लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मूर्ति बहुत पुरानी लगी हुई थी और रात को इसको जो है जानबूझ करके प्लानिंग के तहत ये किया गया है, क्षतिग्रस्त की है इसको। और सरकार जो है बदले की भावना से काम कर रही है। सरकार कुछ लग ही नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है। हर जगह जो है मनमानी हो रही है, जो है जहाँ जो चाहे वो आदमी कर रहा है। नाराज लोगों का कहना है कि सूबे में हर जगह अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, लेकिन प्रशासन अराजक तत्वों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। कानपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आग लग गई। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट सर्किट में आग लग जाने से बैंक में हड़कंप मच गया। इस आग ने बैंक मैनेजर का रूम और सर्वर रूम के साथ ही साथ कंप्यूटर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया। बैंक मैनेजर के मुताबिक जैसे ही बैंक को खोला गया और लाइन ऑन करते ही शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग से बैंक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। बैंक इस जांच में लगा हुआ है कि इस आग के चलते उसे कितना नुकसान हुआ। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आपदा राहत के लिए सिर्फ 160 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में आई आपदा के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 160 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। हालांकि इस आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की मांग की थी। खुद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात कर 600 करोड़ रुपए की मदद की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सूबे को सिर्फ 160 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार मदद कर रही है और जितना बड़ा ये हाथ त्रासदी हुई है इसमें समय लगेगा और स्वयं मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, राहत भी दे रहे हैं और ये उनको शोभा नहीं देता मुझ पर आरोप लगाने के लिए जिनके कि 5 साल के कार्यकाल में जितने भी आपदा में राहत के मानक थे उनमें रिवीजन नहीं किया गया। इस घोषणा पर जहां मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है, वहीं बीजेपी ने इस मदद को बेहद कम बताया है। ऋषिकेश में बद्रीनाथ मार्ग खुलने के बाद बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। मार्ग के खुलने से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा के श्रद्धालु बेहद खुश हैं। मार्ग के खुलते ही महाराष्ट्र से आए 200 श्रद्धालुओं का जत्था यात्रा पर रवाना हो गया है। पिछले दिनों उत्तरकाशी में आई आपदा की वजह से मार्ग बंद हो गए थे, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा रुक गई थी। फिलहाल बीआरओ ने बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा के लिए रास्ता खोल दिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा पूरी तरह से रुकी हुई है। कांग्रेस के मंत्रियों के लंदन दौरे पर प्रदेश के लोगों में काफी गुस्सा है। आज पिथौरागढ़ में एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक और जहां पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हाहाकार मचा है, वहीं प्रदेश के कई मंत्री लंदन दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्रियों के लंदन दौरे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बहुगुणा सरकार का पुतला भी फूंका। उनका ये कहना है कि एक तरफ जहां पूरा प्रदेश आपदा का दंश झेल रहा है, वहीं बहुगुणा सरकार के मंत्री जनता के पैसों से विदेशों में मौज मस्ती मनाने जा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड खतरे की जद में है, जबकि प्रदेश के मंत्री विदेश में मतलब मौज करने के लिए अपनी विदेश यात्राएं तय कर रहे हैं। ये उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पूरा उत्तराखंड खतरे की जद में, दैवीय आपदा यहाँ आ रही है। यहाँ रहने के लिए लोगों के पास अपने मकान ढह चुके हैं और उत्तराखंड के मंत्री, उत्तराखंड के विधायक विदेशी दौरों में उत्तराखंड के जनता के पैसों से मौज कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, अगर जल्द से जल्द दौरे रद्द नहीं किए गए तो वो उग्र आंदोलन छेड़ देंगे। इधर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इंदिरा हृदय के गृह जिले हल्द्वानी में भी देखने को मिला। उत्तराखंड आज जबरदस्त प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण इस समय उत्तरकाशी है, जहां एक और लाखों लोगों को जानमाल का खतरा है। वहीं प्रदेश के मंत्री महोदय विदेश के दौरे का लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर इंदिरा हृदय भी ओलंपिक का मजा लेने लंदन पहुंची हुई है। यहाँ वो जनता है जिन्होंने इस उम्मीद पर उन्हें जिताया ताकि जीतने के बाद वो उनका दुख दर्द दूर करेंगी। अब इंदिरा के खिलाफ वो जनता सड़कों पर उतर आई है। लोग चाहे लाख प्रदर्शन करें और अपना गुस्सा जाहिर करें, लेकिन कांग्रेस के बेशरम मंत्रियों के दौरे रद्द नहीं हो रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर रामलीला मैदान में एक बार फिर अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन के पहले चरण में रामदेव शुक्रवार से 3 दिन का अनशन करेंगे। रामदेव ने आंदोलन की शुरुआत करते हुए कहा कि ब्लैक मनी वापस लेने के साथ उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। ये मांगे हैं मजबूत लोकपाल बिल लाना, सीबीआई को स्वतंत्र रखना और निर्वाचन आयोग, कैग, सीवीसी और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को और अधिक पारदर्शी बनाना। जंतर मंतर पर टीम अन्ना के फ्लॉप अनशन और रामलीला मैदान पर अपने पिछले आंदोलन के हश्र से सबक लेते हुए बाबा रामदेव इस बार पूरी रणनीति बना कर आए हैं। आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा, इस पर आखिरी मिनट तक बाबा ने सस्पेंस बनाकर रखा। रामदेव ने रामलीला मैदान के मंच से अपने भाषण में आंदोलन के सिर्फ पहले चरण का खुलासा किया। आगे के 2 चरणों में आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा, इस पर से बाबा 12 अगस्त को पर्दा उठाएंगे। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 9 अगस्त को रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, ये कहना है बाबा रामदेव का। हालांकि नेताओं की माने तो अन्ना हजारे ने बाबा रामदेव के पॉलिटिकल एजेंडे को हाईजैक कर लिया है। वहीं जानकारों का कहना है कि अन्ना हजारे के मुद्दे अब बाबा रामदेव के बन गए हैं। कभी काले धन से भ्रष्टाचार होते हुए लोकपाल की लड़ाई और सीबीआई की सफाई की बातें भी अब होने लगी। 4 जुलाई 2011 की पुलिस कार्रवाई के ठीक
1 महीने और 6 दिन बाद बाबा रामदेव रामलीला मैदान के मंच पे मौजूद है और शुरू कर दिया है उन्होंने 3 दिन का अनशन। और 3 दिन के अनशन के बाद तय होगा कि आंदोलन की अगली रणनीति क्या बनेगी। बाबा रामदेव को इंतजार है कि कम से कम सरकार के नेता इन 3 दिनों में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जबकि सरकार का कहना है कि व्यापारी से वो बात नहीं करेंगे। हालांकि काले धन को लाने और लोकपाल को पास कराने की कवायद चलती रहेगी। रामलीला मैदान में रामदेव को पब्लिक का साथ तो मिला, लेकिन पोस्टर का सवाल भी खड़ा हो गया। एक पोस्टर में शहीद आजम भगत सिंह के साथ बालकृष्ण को दिखाया गया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में बाबा रामदेव की चौतरफा आलोचनाएं हो रही हैं। दिल्ली में बाबा रामदेव अनशन पर हैं, लेकिन उनके अनशन की वजह से हरिद्वार का पतंजलि योगपीठ बंद हो चुका है। कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 दिन के अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन को सफल बनाने में बाबा रामदेव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। रामदेव के अनशन को सफल बनाने के लिए बाबा रामदेव हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ और दिव्य योग मंदिर के कर्मचारियों का सहारा ले रहे हैं। बाबा रामदेव के यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को बसों में भरकर दिल्ली भेजा गया है। बाबा रामदेव के आंदोलन की वजह से पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी सेवा छोड़कर तमाम ओपीडी बंद हैं। सभी डॉक्टर और कर्मचारियों को दिल्ली भेजा गया है। चिकित्सा सेवा दोबारा कब शुरू होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। ओपीडी हमारी ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है। ओपीडी में जो पेशेंट बाहर से आते हैं उनको तो आकस्मिक चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं, तो वो तो चलता रहेगा। खाली इमरजेंसी सुविधाएं हमारी, बाकी सब कुछ बंद है। दिव्य योग मंदिर में भी सन्नाटा पसरा है। यहाँ आने वाले मरीज भी बेरंग लौटने को मजबूर हैं। टिहरी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। सितारगंज में मिली हार के बाद बीजेपी टिहरी पर अपना कब्जा जमाना चाहती है और ऐसे में पार्टी कांग्रेस के खिलाफ किसी मजबूत दावेदार को चुनाव मैदान में उतारने के फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस चुनाव के लिए मुन्ना सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी मुन्ना की जनवादी पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहती है। बीजेपी से मुन्ना की नाराजगी भी इन दिनों कम होती नजर आ रही है। हाँ, विचार विमर्श का दौर है। बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी निर्णय होना बाकी है। क्या निर्णय होता है, तो राजनीति में निर्णय तो तभी है जब हो जाए। कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राजनीति का ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है, हो रहा है विगत 12 वर्षों से। तो उन्हीं विकल्पों में से किसी विकल्प हम लोगों को भी चुनना। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में जनवादी पार्टी का बीजेपी में विलय हो सकता है और मुन्ना भी खुद कह रहे हैं कि उनकी बात बीजेपी से चल रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मातवर सिंह कंडारी ने भी टिहरी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। सूबे में टिहरी लोकसभा सीट के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मातवर सिंह कंडारी ने चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है। कंडारी ने कहा कि उन्होंने पूरे मन से जनता की सेवा की है, ऐसे में पार्टी को उन्हें टिकट देने पर विचार करना चाहिए। हालांकि इस बीच कंडारी ने यह भी कहा कि पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी वो उसे अपना पूरा समर्थन देंगे। इस दौरान कंडारी ने मौजूदा कांग्रेस की सरकार पर निशाना भी साधा। ने अपने संगठन से कहा है कि टिहरी संसदीय सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यदि सर्वे करवा करके मैं ठीक बैठता हूं तो मैं भी टिकट की लाइन में। अगर संगठन मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति देता है तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो जिसको टिकट मिलेगा उसके लिए काम करूंगा। कंडारी रुद्रप्रयाग से विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे, लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी उन्हें टिकट देती है या नहीं। चित्रकूट में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई है। इस वारदात को बलखड़िया गैंग ने अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाशों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। ये चित्रकूट के मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोंडा माफी गांव का मामला है, जहां बीती रात बलखड़िया गैंग के लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यहाँ पूर्व प्रधान दुर्गा प्रसाद के घर में घुसकर इन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
उसके बाद 5 घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही 14 साल की बच्ची और एक वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया। 3 घायलों को इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। इस वारदात को बलखड़िया गैंग ने अंजाम दिया है। दरअसल पूर्व प्रधान दुर्गा प्रसाद पहले इस गैंग में थे और 2 बार गैंग को शरण देने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं।